हेलो। हेलो डिम्पल, आवाज आ रही है मेरी? रुचिका, आवाज आ रही है मेरी आपको? गुड आफ्टरनून डिम्पल। हम्म, चलिए। आज रुचिका, आप नई हो क्लास में, राइट? न्यू एडमिशन है? थोड़ा वेट कर लेते हैं। यू डोंट नो सर? नहीं नहीं, आप क्लास में नहीं है। ओके, चलिए। चलिए, शशांक भी आ गए हैं। ओके, चलिए। कुलदीप भी आ गए हैं। हम्म, तो सबको मेरी आवाज आ रही है अभी? गुड आफ्टरनून कुलदीप। गुड आफ्टरनून शेखर। चलिए, रतन। सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ थोड़ा बात करने के, क्योंकि ये गोल जो है 2030 के लिए है। 30 तक इसको अचीव करना है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेसिकली क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, यूएन ने ही इसको ये किया है। इसको शॉर्ट फॉर्म है। ये इसका आप लोगों को बेसिकली ये रखना है यार। एसडीजी 16 से 2030 तक के, 2016 से 2030 सितंबर में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है। ये गरीबी और भूख को समाप्त करने के लिए, ठीक है, लिंग समानता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, और सभी को एक पैरामीटर, सभी लोग, विश्व के सभी लोग एक सम्मान पूर्वक जीवन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूएन द्वारा इसको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है, ये घोषित किया गया। अब इसमें से कुछ मेन मेन पॉइंट्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। 17 मुख्य लक्ष्य हैं जो उसके, बेसिकली क्या है, 17 लक्ष्यों में से 169 इसके सहायक लक्ष्य हैं। ठीक है, को निर्धारित करते हुए 5P, तो आपको 5P याद रखना है हमेशा थोड़ा सा, इसलिए इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें आपको आनी चाहिए आंसर में, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप, ये 5P पर बेसिकली फोकस्ड है। ठीक है, और ये 17 जो लक्ष्य जो है, इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए।
अब 2030 विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य, इसका क्रियान्वयन कब से प्रभावी है? देखिए 15 में इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसका जो महत्वाकांक्षी जो वैश्विक विकास लक्ष्य जो है, यह सार्वजनिक जन कल्याण से संबंधित है। ठीक है, सभी सभी लोगों के लिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इनका सामाजिक या जो भी इनका केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम भी इसमें शामिल किया गया है। केवल बेंचमार्क, इसमें सारी चीजें हैं। अभी हम आगे इसके लक्ष्यों को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, कोई भी विभिन्न, कोई अफ्रीका में रह रहा है तो भूख से अगर उसकी अगर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर को उपलब्ध कराना वैश्विक समुदाय का, यूएन का फर्ज बनता है। तो ये सभी, ये गोल जो दे दिए गए हैं, सभी देश अपने अपने स्तर पे इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडे में भी एसडीजी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। झलक जो है, एक झलक हमें इसमें भी देखने को मिल जाता है। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत में 135 करोड़ की आबादी है। ठीक है, 135 करोड़ लोग जो हैं, हमारे पीएम कहते हैं ना 135 करोड़ देशवासियों। हाँ, तो 1.35 करोड़ जनसंख्या जो है, ये टोटल विश्व का 17% है। ठीक है, तो जब 17% है, हालांकि ये जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत 7वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में एक बड़ा देश है, जनसंख्या भी ज्यादा है, क्षेत्रफल भी 7वां बड़ा देश तो है ही, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इन विकास लक्ष्यों को हासिल करना। अब आते हैं हम, ये 17 विकास लक्ष्य है क्या? ठीक है, यूएन ने इसको अपने सम्मेलन में स्वीकार किया था। कब? अच्छा, यूएन की महासभा का बैठक न्यूयॉर्क में होती है, यानी यूएन का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ये 2015 में इसको आयोजित की गई थी, और 16 में प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि 193, यूएन में कितने देश हैं? 193 देश हैं अभी। ठीक है, और ये 17 लक्ष्य जो है कब तक हासिल कर लेना है? 15 साल वाला। 15 साल की जो लक्ष्य है, 16 से 30 का जो पीरियड है वो 15 साल का है। ठीक है, 15 साल, आने वाले 15 सालों में हमें ये 17 लक्ष्य प्राप्त कर ही लेना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जरा सा इसको, थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा। इंग्लिश में भी ये है, और आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे देखिए नंबर 1, क्योंकि इसके नंबर पे डिपेंड है, ये नंबरिंग को याद रखिएगा जरा सा, क्योंकि मैं पेन दूसरा कुछ ले लेता हूँ। एक सेकंड, चलिए, तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, मतलब भूख शून्य होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि गरीबी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और क्या भूख 2% हो या 5% हो, ऐसे कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ देखिए जीरो हंगर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक भी स्टेटमेंट अगर आपका गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पीटी पॉइंट अभी से तो ये 17 के 17 आपको याद होनी चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी नंबरिंग वाइज इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये 17 गोल्स। अब क्या है, देखिए पावर्टी नहीं होगी,
नो जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य की बात की गई है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है, यानी ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। यानी जाहिर सी बात है कि ये जीवाश्म आधारित ऊर्जा नहीं होगी। पानी पे 2022 तक सबको वर्तमान सरकार जो है तो साफ पीने का पानी नल से, नल के द्वारा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, गरीबी अभी भारत के पास अगर अगर बात करें तो 22% लगभग लोग 21.9, आप 22% मान लीजिए इसको, 21.9% गरीबी है, ऐसा सरकार कह रही है, मैं नहीं। ठीक है, सरकारी आंकड़ा यही है। तो हमें फिलहाल यही मान के चलना होगा कि लगभग 22% गरीब है, तो हमें इसको जीरो पे लेके आना है। भूख वाले पे 108 अभी वर्तमान में चल रहा है भारत वैश्विक स्थान पे, तो इसे जीरो लेके आना है। बहुत टफ टास्क है, आसान नहीं होगा। ठीक है, और अब तो लॉकडाउन और जब से ये कोरोना का जब से ये अटैक है हुआ है, तब से तो इसे अचीव करना मुझे लगता है ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चलिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, काम के लिए जो एक बेसिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, सम्मानजनक कार्य। ठीक है, डिसेंट वर्क में सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि। ठीक है, इंडस्ट्री, क्या लिखा है भाई, एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर है, देखिए बिल्डिंग का साइन दे दिया गया है, देखिए इस साइन से ही आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेमोराइज आपको आसानी से होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। ये इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगले साल के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये 2030 तक इसको अचीव करना है। तो कहाँ तक पहुंचा है ये ध्यान में रखना होगा। फिर रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब असमानता को कम करने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है और यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की गई है कि इनइक्वालिटी को, असमानता को कम करना होगा, यानी गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है इसको भी कम करना होगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, यानी ये आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने मेगा सिटी और स्मार्ट सिटी की अवधारणा को लॉन्च किया था। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये कितने हद तक ये कारगर हो पाई है। ठीक है, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। अभी तक तो लोग स्मार्ट नहीं हो पाए, लेकिन सिटी स्मार्ट ही चाहिए। खैर, फोन तो आ ही गया स्मार्ट। चलिए, फिर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, उपभोक्ता के लिए जो कंजम्पशन, यानी जो उपभोग की वस्तु है, ठीक है, और उसका उत्पादन। ठीक है, फिर है क्लाइमेट एक्शन। देखिए पर्यावरण आ गया यहाँ पे। लाइफ बिलो वाटर, बिलो वाटर, बिलो वाटर मीन्स पानी के नीचे के जो का जो जीवन है, जल के नीचे, यानी समुद्र और नदियों के जो नीचे जो जीव जंतु है, उनकी लाइफ को डेंजर ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी भारत सरकार आप चला रही है। ठीक है, जैसे क्लीन गंगा। ठीक है, क्लीन गंगा, यमुना। ठीक है, तो अभी तो देखा जा रहा है कि यमुना का और गंगा का पानी जो है वो काफी स्वच्छ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने घर में बंद है। जब ये लॉकडाउन हटेगा तो फिर से गंदगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें वैसे ही रहने की आदत, हम वैसे ही गंदे रहने की आदी हैं। मैं इस यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये हम सबकी ड्यूटी है। तो मोर और लेस हम सभी इसके लिए जिम्मेदार है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो नदी में नहीं नहाता तो मैं गंदा नहीं कर रहा हूँ। हम सभी इसके लिए मोर और लेस जिम्मेदार हैं। लाइफ ऑन लैंड, जमीन, भूमि पर जो लाइफ है, यानी जीवन। ठीक है, पीस यानी शांति, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। और 17वां नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इन सब के लिए आपसी सहयोग की बात की गई है। तो विकास लक्ष्य में 17 में से 13 लक्ष्य जो ऐसे हैं, इसको हम आगे चल के भी देखेंगे, भारत सरकार ने अडॉप्ट कर रखा है। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये याद रखने में आसानी होगी, पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है। तो ये मिनिमम डेवलपमेंट गोल जो है, ये तो यूएन ने लिया था। ठीक है। ये तो लाइन रिपीट ही है यहाँ पे, लगभग ये रिपीट ही लाइन है सारी चीजें। हाँ, इसका अब ये देखिए कि इसका थीम क्या है बेसिकली, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है। द एजेंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। इसकी थीम को याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2030 तो आपको याद ही रहेगा ये। ठीक है। चलिए, ये 17 गोल जो है, ये बेसिकली पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक आप लोगों को, एक मिनट जरा इसी पे चले, टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं और उसी पर जरा बात कर लें। हाँ हाँ, कुलदीप आवाज आ रही है मेरी आपको? कुलदीप, अब आ रही है, ओके। ये नेटवर्क का इशू आप लोगों की तरफ हो सकता है। अच्छा, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके। चलिए, तो इसमें, हाँ, तो इसके लिए अब जो भी है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको पूछ सकता है। ऐसे करके खत्म करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? ये 17 आप लोग याद रखिएगा मेमोराइज करने के लिए। ठीक है। चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है दिख रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा करंट बेसिस में लिया मैंने, क्योंकि कुछ बच्चों को इस साल अपेयर होना है। रतन उनमें से एक है, रतन और बीना। ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा लगा कि कुछ करंट देख लिया जाए। G20 की बात की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी जो वित्त मंत्रियों का जो सम्मेलन है, वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। ठीक है, G20 का, यानी विकासशील नहीं, विकसित देश जो है। ठीक है। तो उसकी थीम क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इसको आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है। और जो बच्चे अगले साल एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, ठीक है, उनके लिए G20 उनके लिए भी जानना है। मतलब दोनों में मैंने वैसी टॉपिक को चूज किया जो दोनों में काम आ जाए। तो G20 क्या है, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। G20 डेवलपिंग कंट्री का है, और जो विकसित कंट्री है, ठीक है, उनका ग्रुप है ये। और इसका जो सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया था, ये सऊदी अरेबिया में किया गया। ठीक है। चलिए, अब इसका कुछ मुख्य बिंदु, एक पॉइंट हो गया, इसका थीम हो गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, सऊदी अरेबिया में, 220 में। ठीक है, ये दो फैक्ट हो गए हमारे लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि संचार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संचार के लिए मतलब कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट हो सकता है, केबल के तार हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट हो सकता है, ठीक है,
फोन वगैरह की सुविधाएं हो सकती हैं, और मजबूत उसको जो बेसिक चीजें हैं उसे मजबूत करने की बात की गई है। साइबर सुरक्षित विश्व के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना, मतलब जो हैकिंग और फिशिंग, जो काफी स्पैम वगैरह जो हो रहा है साइबर से, अभी आप लोगों ने सुना होगा पेपर में, आज के अखबार में था कि कोरोना वायरस के लिए जो दवा वैक्सीनेशन जो तैयार की जा रही है उसके लिए, उसे प्राप्त करने के काफी साइबर हमले हुए हैं ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन के जो अभी ये जो भी वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, तो वहां पे भारतीय, इसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कभी एटीएम के बहुत सारे कार्ड लीक हो गए, तो ये साइबर हमले का ही एक रूप है। ठीक है, पैसे वगैरह चोरी हो जाना, ठीक है, कुछ फाइल को एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अगर डाटा सिक्योर नहीं किया गया तो वो चोरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब तो मैक्सिमम चीजें कंप्यूटर से ही संचालित हो रही है, और कंप्यूटर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर समस्या होने वाली है। एटीएम से लेके हर जगह, बैंकिंग ले लीजिए, फोन ले लीजिए, हर जगह आपको कहीं से भी ये साइबर जो है क्राइम से अछूता नहीं है। ठीक है, साइबर क्राइम के सभी जद में सभी चीजें आ रही हैं वर्तमान में, समझिए तो। ठीक है, अब सुरक्षित तरीके से गैर व्यक्तिगत डेटा विनिमय, डेटा को एक्सचेंज करने की बात की गई है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में पूछ दिए जाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल समाधान का उपयोग करना। डिजिटल समाधान का मतलब कि अगर आप कहीं ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ डॉक्टर की सेवा नहीं ले सकते, डॉक्टर आ नहीं सकता या आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो कम से कम अगर डिजिटल होंगे आप, जैसे कि अब हम, आप और हम अपने 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 घरों में बैठे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आप डॉक्टर से भी इस चीज, अगर सिस्टम ऐसा हो कि भाई आप डॉक्टर से उसकी साइट पे जाके आप उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं कि भाई ये सब टर्म्स और ये है, सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या बीमारी है, कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसका पता लगाया जा सकता है, आपको मेडिकेशन दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये इसको याद रखने की जरूरत है। तो बेसिकली साइबर के लिए हो गया एक डेटा ट्रांसफर के लिए हो गया दो, ठीक है, डिजिटल समाधान स्वास्थ्य के लिए तीन, और संचार के लिए चार। ठीक है, चलिए, अभी आभासी की गई, देखिए यहाँ पे कहा गया 27 मार्च को हुआ है ये, एक आभासी। आभासी मीन्स अब कोरोना की वजह से कोई एक देश दूसरे देश के यहाँ, मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष है या मंत्री वगैरह जो है वो तो जा नहीं सकते, तो सब लोग अपने ही वेबिनार के थ्रू, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से जॉइंट वेंचर इन्होंने आयोजित कर लिया। ठीक है, सऊदी अरब ने किया, और इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $5 ट्रिलियन, ट्रिलियन मीन्स करोड़ के बाद अरब आता है, $5 अरब का निवेश लगाने का फैसला किया गया है कि भाई अब तो एक तरह से, मतलब लॉकडाउन की वजह से पूरा विश्व की जो जीडीपी है बहुत ही हालत खस्ता है। ठीक है, तो उसको थोड़ी पटरी में आ जाए, इसके लिए निवेश करने की बात की गई है, $5 ट्रिलियन। तो ये भी एक फैक्ट हो गया, इस साल जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चूंकि ये मंत्री स्तरीय बैठक है, ठीक है, जैसे होता क्या है कि एक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन होता है, ठीक है, जो देश के जो हेड होंगे, यानी पीएम जो होते हैं हमारे, वो शिरकत करेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पे विदेश मंत्रियों का, वित्त मंत्रियों का, विदेश मंत्रियों का अलग अलग समूह भी काम करता है। ठीक है, तो उसी का ये छोटा रूप है। राष्ट्राध्यक्ष तो बड़ा हो गया, ये मंत्री स्तरीय है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर शीर्ष स्तरीय लिखते राष्ट्रीय स्तरीय, ठीक है, तो राष्ट्र स्तरीय का मतलब कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो
G20 देशों ने कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात की। देखिए आ गया, मैंने कहा ना कि कृषि के लिए अलग हो गया। जितने भी तमाम तरह की मंत्रियां जो मंत्री होंगे वो सब अपने अपने फील्ड में एक दूसरे से ज्ञान शेयर करेंगे और नॉलेज को शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब कृषि मंत्री क्या करेंगे, ऑब्वियस है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर एक साथ काम करने के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कृषि क्या कर, खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये काम भी लगे हाथों हो गया। स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। ऊर्जा मंत्री देखिए आ गया, फिर कृषि मंत्री के बाद ऊर्जा मंत्री आ गए। तो अलग अलग लेवल पे जो काम हो रहा है, ठीक है, बहुत समय हम लोग ऐसा भी होता है कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है ऊर्जा के लिए, जैसे कि यहाँ पे नोएडा में लगाया गया। ठीक है, अम, गुड़गांव में, बेसिकली नोएडा में नहीं, गुड़गांव में है वो। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से। तो स्वच्छ ऊर्जा पे बात की जा रही है। कोस्टल एरिया, अगर भारत की हम बात करें तो कोस्टल एरिया में ज्वारीय इस जगह पे, ठीक है, 70% हमारा जो आया ऊर्जा जो है वो कोयला पे है, परंपरागत है। तो गैर परंपरागत में क्या करना होगा हमें, जिसका रीयूज कर सके, यानी सूर्य की ऊर्जा, फोटो वोल्टेनिक सेल की बात की जा सकती है इसमें। दूसरा क्या हो सकता है, हम बात कर सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा की, वायु ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की। ठीक है, पवन ऊर्जा वायु ऊर्जा एक ही है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की ऊर्जा की बात जिसको हम जनरेट कर सकते हैं। एक बार कोयला खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो फिर ये समाप्त हो जाएगा और बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो हमने इसके मुख्य पॉइंट में देख रखा कि पर्यावरण की बात की जा रही है, स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमें इस पे डिपेंडेंसी कम करना होगा। परंपरागत पे छोड़कर हमें गैर परंपरागत, नदी घाटी योजना जो है, जल से विद्युत उत्पादन हो रहा है, परमाणु बिजली भी है, वो भी स्वच्छ मानी जाती है। ठीक है, तो इसे हमें अब क्या है, धीरे धीरे गैर परंपरागत स्रोतों को अपनाना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मान के चलिए आप 273 दिन, 3 साल के 365 दिन में 273 दिन जो है भारत में सूर्य, बिल्कुल, क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन जो है वो सूर्य की एकदम बिल्कुल पूरी पूरी तरह से लाइट मिल जाएगा उसको सूर्य से। तो ये फोटोवोल्टेइक सेल बहुत काम काम की चीज है। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक लंबे समय के बाद ही फिर उसमें उसको उसके प्लेट्स वगैरह चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने आने वाले समय में चीजों को, और भारत सरकार कर भी रही है। ठीक है, हम्म, अब यहाँ, अब किसी और का सवाल हो तो बताइए। ये सेकंड टॉपिक खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक में? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में? शशांक, सोनिया, रुचिका, रतन, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई कमेंट तो कर दीजिए आप लोग। पता नहीं चल रहा कि आप लोग है भी कि नहीं, या सबने फोन रख दिया कोने पे। बताइए। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, क्या बात है यार, कोई भी कमेंट करने को तैयार नहीं है। डिम्पल, ओके, चलिए। हम्म, चलिए आप लोग, अरे ऑडिबल तो है, लेकिन आप लोग कमेंट इतना लेट कर रहे हैं, क्या बात है, सब सो रहे थे क्या? चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यूं तो
रशिया के बाद अभी वैश्विक पटल पे अमेरिका और भारत की बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ चुकी है। पाकिस्तान से ये शिफ्ट होके भारत पे आ गया, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बेसिकली प्रोफेशनल होते हैं, बेसिकली दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता, लोग प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो जो इनकी अमेरिका ने क्या किया है, ये नया आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली केवल इससे दो चीजें निकल के आ रही है। सॉरी, बौद्धिक संपदा की बात की जा रही है, उसमें जो ढांचे में पर्याप्त सुधार हेतु अमेरिका ने क्या किया, 10 देशों पे को प्राथमिकता प्रायोरिटी बेस पे ऑब्जर्वेशन के रूप में रख दिया है इन्होंने एक सूची लिस्ट में, जिसमें भारत और चीन दोनों शामिल है, ठीक है। क्योंकि उनका अमेरिका का ऐसा मानना है कि भारत और चीन जो है वो उसके जो भी रिसर्च वगैरह हो जाते हैं उसका लाभ, क्योंकि वहां पे उनके लिए कोई बहुत ठोस कानून नहीं है, तो फिर भारत और चीन उसके बेवजह या नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो उसको निगरानी सूची में रखा गया कि आखिर कैसे इसको चीजों को मैनेज किया जाए, ठीक है। तो अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि कमजोर बौद्धिक संपदा प्रवर्तन के कारण, ठीक है, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, ठीक है, के कारण अमेरिकियों के सामान को बाजार तक एक्सेस करने में, पहुंच में बनाने में कठिनाई हो रही है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना भी है, लेकिन चाइना तो हर चीज का डुप्लीकेट बनाने में माहिर है, ठीक है। और उसके साथ समस्या क्या है कि भाई हर चीज की कॉपी कर लेता है वो। भारत के साथ वो चीज अभी तक उस लेवल पे नहीं हो पाई है। चाइना के साथ तो ये भी है कि कहते हैं कि एक सुई की भी कॉपी करके दिखा सकता है। तो फोन वगैरह तो आप लोग जान ही रहे हैं, कम से कम फोन है कोई भी ब्रांडेड कंपनी का, चाइनीज कंपनी आराम से एक उसका अल्टरनेट प्रस्तुत कर देती है मार्केट में बहुत कम दाम पे। तो इससे क्या हो रहा है, तमाम तरह की जो चीजें हैं उसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो जिनका ओरिजिन जो है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यही समस्या है, ठीक है। तो सूची में कुछ और भी देश रखे गए भारत और चीन के अलावा, वो है आपके अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन। 10 देश बताया गया। भारत चीन 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इससे कुछ देशों को हटा भी दिया गया, कनाडा, कुवैत और थाईलैंड को। इन 3 देशों को हटाया गया और कुछ देशों को शामिल करके इन्होंने निगरानी सूची में डाल दिया, ठीक है। जैसे पेटेंट करा रखा है तो उसकी कॉपी कोई अगर करे तो उसे मेहनताना या परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ उसके अपने प्रॉफिट में से उसको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें नहीं मिल पा रही है अमेरिका को। अब बात करते हैं कि भाई ये आखिर ये बौद्धिक संपदा है क्या। क्वेश्चन तो सवाल उठ ही रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये लिटरेचर पे अगर कोई यूनिक बुक, कोई बुक है उसकी पूरी कॉपी मार दे, ठीक है, या कोई पेंटिंग है या फिर कोई प्रतीक है, निशान, जैसे ये देखिए यार इस एज का ये निशान है, इसकी कॉपी कोई दूसरा कोचिंग वाला नहीं कर सकता, ठीक है। तो या फिर कोई पोर्ट्रेट है, कोई गाना है, ठीक है, तरह तरह की चीजें हैं, फिल्म है, अपने नाम से कोई छापना दे या कहानी है, ठीक है, तो उसको पेटेंट किया जाता है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार में आते हैं। तो बेसिकली मुख्यतः ये 4 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों में क्या क्या आता है। तो पहला है आपका आविष्कार, यानी वो आविष्कार आपका खुद का होना चाहिए। जीआई टैग कहते हैं जिसको, भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, ठीक है, और औद्योगिक डिजाइन।
ये 4 मुख्यतः बौद्धिक संपदा में आते हैं। अगर किसी चीज को अगर आपने यूं कहें कि आपने कुछ बनाया है, ठीक है, जैसे सपोज बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, तो मैंने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे अगर, तो अब जब भी किसी को बल्ब बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझसे पेटेंट के राइट्स खरीदेगा, ठीक है। जोग्राफिकल जोग्राफिकल इंडिकेशन में क्या है, भौगोलिक संकेतक में जीआई टैग प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। हम अमुक चीजें पर्टिकुलर कोई स्थान विशेष में ही उत्पन्न होंगी, जैसे कि केसर वो कश्मीर में ही होगा, मगही पान वो बिहार में ही होगा, ठीक है, उड़ेर गुड़ वो तमिलनाडु में होगा, अलीगढ़ के ताले होंगे, रामपुर का चाकू होगा, ठीक है। जीआई टैग ऐसे मिलता है। अभी अगर आप किसी को पता हो तो बताइएगा कि अभी हाल में किसी को जीआई टैग वगैरह दिया गया है, अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो कमेंट करके बताइएगा। ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडिंग के जो मार्केट, जैसे ट्रेडमार्क किया है कि कंपनी का निशान, रिबॉक का, नाइकी का, देखिए ऐसे आपको जूतों में मिलेगा, ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। और औद्योगिक डिजाइन मीन्स कोई मशीनों की जो डिजाइन वगैरह जो है पर्टिकुलर, जैसे अभी वर्तमान में आपने एक सुना होगा एक कंट्रोवर्सी कि पीपीटी किट जो है भारत में भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसके कॉपीराइट को लेके समस्या उत्पन्न हो गई थी और डिस्प्यूट चीजें आ गई थी, ठीक है। ये क्लियर है। अब अमेरिका के अनुसार क्या है कि भारत में बौद्धिक संपदा संपन्न जो संबंधित जो चुनौतियां हैं, पेटेंट को प्राप्त करने में समस्या कहाँ आ रही है, अमेरिकी कंपनियों को देश में पेटेंट प्राप्त करने में, यानी भारत में अगर वो अमेरिकी कंपनी आती है तो उसे पेटेंट प्राप्त करने में या फिर पेटेंट को बनाए रखने में या लागू करवाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। जाहिर सी बात है कि अब आपको पेटेंट दिया ही नहीं जाए, अगर दे दिया जाए तो फिर उसकी अगर चोरी हो रही है तो और उसे रोका ना जाए, तो ये समस्या अमेरिकी कंपनियों को भारत में, चाइना में और जो 10 देश जो निगरानी सूची में डाले गए उन देशों में आ रही है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये दवा उद्योग, तो आपको पता ही होगा कि भारत में दवा उद्योग जो है सबसे ज्यादा रिसर्च जो है, आपने नाम सुना होगा जेनरिक दवाई, जेनरिक मेडिसिन जो है, काम एक जो ब्रांडेड कंपनी की जो मेडिसिन होती है काफी कॉस्टली होती है। आप ये मान के चलिए कि ये अगर एक टीबी की दवा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी की दवा अगर 10,000 रुपए की जेनरिक में आती है तो वही मल्टी जो ब्रांडेड जो है मल्टी ब्रांड में ये 1 लाख रुपए तक जा सकती है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि अभी अमेरिकी ब्रांड की अगर आपने इस टीबी की दवा को खरीद अगर परचेस करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है सालाना, लेकिन वही जेनरिक मेडिसिन में ये केवल मात्र ये 10,000 रुपए आता है। तो अब क्या है, बेसिकली जेनरिक दवाई क्या करती है, रिसर्च पे काम नहीं कर रही है, इनके पेटेंट्स को का यूज करके इनके जो ये जो अध्ययन करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च से ये केवल सॉल्ट को चेंज कर देती है। हर दवा जो है उस वो सॉल्ट से बनता है, ठीक है। और ये सॉल्ट जो है इसको बस उसी की मात्रा को चेंज करके ये अपनी दवा बना लेती है, जेनेरिक दवा मेडिसिन। तो जिसपे कि अमेरिकी कंपनियों या तमाम कंपनियों को, जो ब्रांडेड कंपनियां, उनको ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो ये समस्या बहुत बड़ी, क्योंकि भारत में जितने 135 करोड़ लोग, अब आप ऐसे समझ लीजिए, आप लोग 135 करोड़ लोग हैं, बीमार अगर 20 करोड़ भी हो गए 135 में, साल भर में तो मान के चलिए कि 20 करोड़ लोग बीमार होते हैं, तो 20 करोड़ अगर बीमार हो रहे हैं तो 20 करोड़ लोगों के लिए दवा तो चाहिए, और अमेरिकी कंपनी चाहेंगी कि भाई हमारी ब्रांड की दवा खरीदे ताकि उनका बिजनेस फले फूले। और वहां पे क्या है कि क्योंकि जनता गरीब है इसीलिए जेनरिक दवा पे डिपेंडेंट है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेसिकली ये दवा उद्योग को लेके ही है।
बाकी कोई मशीन या कोई प्रोडक्ट का कॉपी कर लेना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली बहुत बड़ा मार्केट क्या है, दवा का, मेडिसिन का। ठीक है, तो अब ये देखिए, अमेरिका की शिकायत क्या है, भारत में फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के मामले में अधिक पारदर्शिता नहीं है। कोई भी किसी भी दवा का सॉल्ट चेंज करके दवा बना सकता है, प्रोसेस वही होगा। सॉरी, समस्या, एक मिनट जरा पानी पी लो। बेसिकली क्या होता है, पेटेंट में क्या होता है, प्रोसेस की का पेटेंट नहीं होता। पेटेंट जब भी होगा वो सॉल्ट का होगा। तो इनके प्रोसेस का ये अध्ययन करके, रॉ मटेरियल का अध्ययन करके अपने सॉल्ट बना लेती है। ठीक है, पेटेंट हमेशा सॉल्ट का होगा। ठीक है, तो ये भारतीय कंपनियां जो है इस चीज का लाभ उठा रही है बेसिकली। कायदे से तो करना नहीं चाहिए, लेकिन चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अब नैतिकता की बात करेंगे तो फिर वो दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा, लेकिन समस्या यही है। जैसे अब यहाँ पे क्या, ऑनलाइन पायरेसी, ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए बाधाएं, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा में उसका निर्माण किया जाता है नकली सामानों का। रिबॉक की जगह रिबॉक का जूता चल जाता है। ठीक है, नाइक की कॉपी आ जाती है। कोई भी ब्रांडेड कंपनी है, चश्मा की, तमाम तरह की चीजें जो हम मार्केट में देखते हैं, जिसको कहते हैं डुप्लीकेट डी। ठीक है, तो भारत में इसका बहुत बड़ा बाजार है। अधिकांश जनसंख्या जो है वो नाइकी का जूता अफोर्ड तो नहीं कर सकती। एक अच्छा ब्रांड अगर मैं बात करूं तो एक औसत जूता नाइकी का 10 से 12 हजार से अच्छी अच्छी मतलब अगर ये बात करें तो 10 से 12 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है नाइकी का। 2-4 हजार रुपए वाले जो जूते हैं वो बहुत नॉर्मल यहाँ पे है, लेकिन अभी जूते को बनाने का कॉस्ट कितना होगा आप सोच नहीं सकते। ठीक है, 200 से 250 रुपए, और वो 10 हजार में बिक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस गैप को कम करके ये ऑनलाइन, अब कोई गाना जो है, गानों की चोरी हो गई, कोई फोटो वगैरह जो है उसकी चोरी हो गई, कुछ रिसर्च है वो चोरी हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीजों पर अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, हालांकि चाइना में ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के अलावा भारत के साथ समस्या जो है वो दवा को लेकर है, बाकी चाइना के साथ है। ठीक है, तो फिर कोई भी चीज है पॉलिसी में आ जाती है। ठीक है, 90% आप लोगों को जान के ताज्जुब लगेगा कि 90% भारत में जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम मीन्स ये कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, उसमें फेक या क्या कहें, डुप्लीकेट विंडोज चल रहे हैं। ये सबको पता है। चलिए, ओपन सीक्रेट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। किसी का और कोई सवाल? हाँ, किसी का कोई सवाल है? सर क्यों बनाया गया, सोनिया का सवाल है कि सर क्यों बनाया गया है, क्या टारगेट है इसका, किस चीज का टारगेट? ये बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं क्या आप? सोनिया, हाँ, कॉपीराइट नहीं हो, जो भी आपकी ओरिजिनल चीजें हैं वो केवल आप उसको पर एकाधिकार आपका होना चाहिए। तो भारत में ये कमजोर है। अगर आपने कुछ सपोज कोई खाने का डिश बना लिया है, ठीक है, और उसको आप पेटेंट करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल यूनिक है, तो आप करवा सकते हैं। तो उसकी, अब उस डिश को बनाने के लिए सपोज आपने रसगुल्ला बना लिया, ठीक है, तो अब उसका कॉपीराइट है वो आपके पास हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा लखनऊ की बिरयानी, अगर सुनी होगी तो उसका भी कॉपीराइट उनके पास है। बेसिकली चोरी एक अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए 10 वर्षों तक ये लागू है, और कहीं कहीं कुछ चीजों में ये 15-15 वर्षों के लिए लागू होती है। उसके बाद फिर ये कॉपीराइट का
फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। किसी का और कोई सवाल? अभी हम लोग आईपी जो भारतीय जो अधिनियम है उसको अलग से पढ़ेंगे। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों था वो इसको जरा सा देख लिया, क्योंकि इस 2020 में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए, जैसे रतन और बीना के लिए ये मैंने बताया आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आगे भी काम आएगा आप लोगों के लिए भी, 2021 के लिए भी ये काम आएगा कि आपको कम से कम ये तो जानकारी मिल जाएगी कि ये बौद्धिक अधिकार अधिनियम ये है क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, चीजें कैसे काम कर रही हैं। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि आपका काम चल जाए, यानी आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। रिसर्च करने का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सोनिया का क्वेश्चन है, सर भारत में सच कम किया जाता है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल। अ, दवा की मेडिसिन की बात करें तो ये नहीं के बराबर है। हम लोग बेसिकली कॉपी करने में थोड़ा हमें महारत हासिल है, क्योंकि रिसर्च के लिए पैसे बहुत ज्यादा यहाँ पे इशू नहीं किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य जो है अभी भी प्रायोरिटी में नहीं है भारत में। अब तो कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से तो थोड़ा सा अभी चीजें हुई हैं बेहतर पहले की तुलना में। आयुष्मान भारत भी आ गया है, लेकिन जितनी भी रिसर्च की जो मेडिसिन वगैरह जो है सरकारी जो, क्या इसका रीजन क्या है सर? हाँ, रिसर्च, क्योंकि जीडीपी में उसको रिसर्च के लिए अलग से पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे अब डिफेंस में एक बहुत बड़ा बजट चला जाता है, ठीक है, गैर उत्पादक कार्यों में चला जाता है। टैक्सेशन और जीएसटी वगैरह जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है। सोनिया का कहना है कि सर इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पॉलिसी भी चलाई थी ना। हाँ, देखिए, पॉलिसी वगैरह तो चल रही है, पर बात वही है ना कि जब तक सिस्टम के, देखिए हम अगर बीमार के लक्षणों पे अगर हम बात करें, लक्षण का अगर हम उपचार करें तो बात नहीं बनेगी, हमें बीमारी का इलाज करना होगा, ठीक है। अब जैसे सरकार जो है वो ये कह रही है कि भाई कोरोना के लिए आप वो ऐप एक है, कौन सा, आरोग्य ऐप, ठीक है। तो आरोग्य आरोग्य सेतु, ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। तो विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, इसके लिए प्रोपेगेंडा चला दे रही हैं, ठीक है। तो अभी तो हम, क्योंकि डेवलपिंग नेशन में ये सब समस्या रहेंगी, एक दूसरे की टांग खींची जाएंगी, ठीक है। प्लस नेबल कंट्री है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, पाकिस्तान हमारे परम मित्र, और एक और परम मित्र है चाइना, ठीक है। तो इसकी वजह से स्वास्थ्य पे जीडीपी का कितना परसेंट, 1.5% से 2% खर्च हो रहा है, जबकि इसको टारगेट किया गया है कि 4% तक, लगभग 1 लाख पे एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर की संख्या देख लीजिए, ठीक है। आरोग्य सेतु पर ऐप पर दबाते हो रहा है सर, डिबेट हो रहा है, हाँ ऑब्वियस है, डिबेट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो आरोप लगाना, देखिए समस्या वही है। खैर हम इस पे चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आरोग्य सेतु में विपक्षियों का कहना है कि इससे डाटा चोरी हो जाएगा, ये सरकार नजर रखेगी। अब समस्या ये है कि अगर नजर नहीं रखेगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन बीमार है और कैसे उसका ये ट्रीटमेंट करना है।
क्योंकि मेडिसिन तो है नहीं इसके अभी तक पॉसिबल। हालांकि इजराइल ने अभी दावा किया है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। हाँ तो प्राइवेसी, देखिए समस्या ये तो है। अब जान इंपॉर्टेंट है या प्राइवेसी, पहले ये बताइए। ये लकीर का फकीर बनने से तो फिर समस्या होगी ना। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। प्राइवेसी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर मरने दीजिए लोगों को। बहुत सारे लोग तो अभी कर रहे हैं ना। अब लोग तो मर ही रहे हैं, पर सरकार उनको मरने के लिए तो छोड़ नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल। तो खाली प्राइवेसी वहां अच्छा लगेगा जब पेट भरा हुआ हो। ठीक है। अब एक मजदूर के फोन पे से आप क्या क्या जान लोगे उसका? सरकार क्या जान लेगी? ठीक है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो पूरे पक्ष में हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी को, या किसी और की सरकार हो। ये सरकार को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और मैं पूरे हक में हूँ उसके। अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो ये प्राइवेसी जैसी चीजें डेवलपिंग नेशन में काम नहीं करती। और किसी का कोई सवाल? प्राइवेसी के नाम पे ही अभी आप लोगों ने आज का एक अखबार सुना होगा, देखा होगा। क्या बॉयज लॉकर करके कुछ था। सर भारत में टच फोन है, बट बहुत लोगों को यूज करना नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी जानकारी के लिए नहीं, पूरी तरह ये बात सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे कहाँ से मिलने हैं, कैसे गाना डाउनलोड होना है, कैसे मूवी चलनी है, यही चीज भीम ऐप के लिए कहा गया था। पर आज लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, पर आज जो मजदूरों के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? अगर उनका अकाउंट नहीं खुलवाया गया होता तो क्या आज ये पॉसिबल था? डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर जो है, हम डायरेक्ट जो उनके अकाउंट में पैसा जो सरकार भेज पा रही है, क्या ये पॉसिबल होता? बीच में तो फिर कोई ना कोई खा जाता। तो यानी पारदर्शिता जो है, थोड़ी हद तक, कुछ हद तक तो बढ़ी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, आपने अपना चश्मा अगर पहन रखा है कोई कलर का, तो फिर उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। फोन सबके पास है, और सब चलाना जानते हैं, ये सब कहने की बात है। एक बार खाली आपको ब्लूटूथ ऑन करना है उसका, डाउनलोड करने के बाद। हाँ, रतन का सवाल आया है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोरोना हो सकता है, लेकिन वाइन चौके से कोरोना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल, मैं सरकार के इस कदम का विरोध करता हूँ। मेरे समझ से ये अल्कोहल तो पूरी तरह से भारत से बैन होना चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूँ। लेकिन सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था भी चलानी है। और हमारे दिल्ली के सीएम ने तो पहले ही से कह रखा है, मजाक के रूप में कह रहा हूँ, जस्ट सटाया। ठीक है, कोई इसको अन्यथा ना ले कि भाई दवा दारू का इंतजाम कर रखा है। तो नहीं तो, नहीं सुनिए, देखिए, टैक्स कहाँ से मिलेगा ये बात नहीं है। ऑब्वियस है कि टैक्स पे है, लेकिन पी के बीमार होंगे और कोरोना उनको जल्दी पकड़ेगा, फिर क्या करोगे आप? और उसको लीकर को लेने के लिए जो सोशल डिस्टेंस का जो ये किया जा रहा है, वो वो भी तो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर 10 रुपए का की चीज आप लेते हो, ठीक है, और 40 रुपए का नुकसान आपके गिर जाते हैं, तो आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है। बेसिकली आप लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए ही कर रहे हो ना। ये लॉकडाउन क्यों किया गया है? लाइफ को बचाने के लिए किया गया है। शराब नहीं, उसके 10 और तरीके हो सकते थे। 70 तरीके और हो सकते हैं।
आप उससे सैनिटाइजर बना दीजिए ना, अल्कोहल से, क्या दिक्कत है? जो अल्कोहल बचा हुआ है उसका सैनिटाइजर में यूज कीजिए। और भी उसमें चीजों में काम आ सकते हैं वो। शराब पीना या शराब लोगों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा, आप शराब बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना। तो कल तो लोग कहेंगे फ्री में शराब भी चाहिए। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, पर गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें तो कर रही है ना। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि जनता हमारी प्रशिक्षित नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं, शराब की आदत है तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन की प्रोग्राम चलाने जाने चाहिए ना, तो वो इशू नहीं है ना। अब आज ही के अखबार में मैं अभी देख रहा था, तो दो लोगों की मौत हो गई थी आपस में लड़ने से। हाँ बिल्कुल। महिला हिंसा का केस बढ़ गया है, ऑब्वियस है। तो क्या शराब पी के वो जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। हम्म। किसी का और कोई सवाल? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रतन। रतन का कहना है कि सर कल हमारे यहाँ शराब पी के बीवी को गोली मार दी। तो ये तो होना ही है ना। ये तो होना ही है, मैं तो कह ही रहा हूँ ना। हाँ, महिला हिंसा भी हो गई, लीजिए। चलिए, शराब पीने से कुछ लोगों के अंदर कुछ वो क्या कहते हैं, मर्दानगी वाली फीलिंग आई और उसने गोली मार दी। चलिए, हमारा समाज भी बहुत सही है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने एक यश कार्यक्रम लेके आए हैं, YASH। ठीक है। ये 30 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया यश। यश का फुल फॉर्म क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। सार्वजनिक सहभागिता मतलब मिलजुल के काम करने की आदत को। ठीक है। और समुदाय में कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सरकार सही निर्णय ले सकती है इसके द्वारा। और जोखिम का प्रबंधन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में जब अ, कुछ जोखिम अगर है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। ठीक है। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक जागरूकता की मदद से सभी स्तरों पर, बेसिकली कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए है। क्योंकि देखिए अभी अ, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ये अभी पूरे साल रहने वाला है। तो हमें तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जितनी जल्दी सीखेंगे, अपने आप को समझाएंगे, उतने फायदे में रहेंगे। इस साल तक मुझे नहीं लगता ये खत्म होने वाला है। क्योंकि एक भी फैला तो फिर तुरंत फैल जाएगा ये। ठीक है, उसको फैलने में टाइम नहीं लगने वाला। और डे टू डे हम देख भी रहे हैं कि अब 46,000 आज का डेट था, मोर देन 46,000 हो चुका है ये। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जरा सा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो कार्यरत, ये जो यश कार्यक्रम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का, ये विभाग NCSTC। ठीक है। ये इसको मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है।
क्रियान्वयन का जो भार है, प्रभार दिया गया, वो इसी विभाग पे दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्य के लिए जमीनी स्तर पर बेसिक लेवल पे प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। यानी कि अगर ग्राउंड लेवल पे जाके अगर देखिए तो एक तरह का ये मोबाइल ऐप है। ठीक है, कि तुरंत चीजें, मतलब आपके पास सारे नंबर फीचर्स होंगे। जैसे एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जहाँ आपको लगता है कि ये कमी है या फिर ये बीमारी है या फिर ये समस्या आई है, तो आप तुरंत वहां पे सिर्फ खड़ा होकर आपको वहां पे एक बटन दबा के क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इससे चीजें लोगों को ट्रेस हो जाएंगे कि कहाँ पे समस्या आई है ये। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है, शैक्षणिक मीडिया, शैक्षणिक यानी एजुकेशन के पर्पज से मीडिया, रिसर्च और एनजीओ को आपात स्थिति के लिए तैयार करने के लिए और चुनौतियों का समाधान करने की योजना बनाई गई है। यश वाली जो योजना है, यश योजना जो है, ये एनसीएसटीसी का, ये सभी को कि भाई तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके जमीनी स्तर पर। ठीक है, तो शैक्षणिक भी हो, मीडिया, रिसर्च, एनजीओ, सबको तत्काल त्वरित कार्रवाई के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये योजना बनाई गई है। और इस तरह के कार्यक्रम में क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान, जोखिम संचार, सॉफ्टवेयर, ऑडियो ऑडियो विजुअल, लोक प्रदर्शन, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, संचारकों को ये चुनौतियों का सामना करने में शामिल किया जाएगा। मतलब कि ये सारी चीजों को पूरा इसका सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है, समझ लीजिए। इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप रट सकते हैं तो काम आ जाएगा। हालांकि अभी तक तो देखा गया कि इस तरह की योजनाओं के बारे में बहुत ज्यादा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है ये। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय भाषाओं में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये इसकी योजना है, यश की, YASH। ठीक है, ये इस बार की पीटी के लिए है, तो रतन और बीना, ठीक है, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ज्यादातर है, खास है। ठीक है, एक है पहल योजना। कुछ योजना के बारे में हम जरा सा जान लेते हैं, छांट छांट के निकाला है, बहुत ज्यादा आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है, यूएस एड जो है, यानी अमेरिकी एड जो है, की पहल पे ये पहल योजना दी गई है। $3 मिलियन, $3 मिलियन की बात की गई है इसमें, भारत को दिया जाएगा इस योजना के लिए। पहल का फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी। ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पीसीएस में बेसिकली ये तो मतलब रामबाण है। आप मान के चलिए कि पीसीएस, अगर यूपी पीसीएस अगर कोई दे रहा है, उसके लिए तो ये, मतलब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आ जाएगा। अगर कोई यूपी के लिए तैयारी कर रहा है तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसके द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा की गई है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, यूपीएससी में क्या है, ये इस साल के लिए कि कितने डॉलर का है, ये डॉलर में चेंज कर देगा कि $5 मिलियन, 3 की जगह 5 कर देगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करेगा बेसिकली। और ये यूएस एड क्या, नई दिल्ली के बीच आईपीएल, आईपीई ग्लोब, इंडिया की कंपनी है, आईपीई ग्लोब के बीच एक सहयोगी परियोजना, दोनों के कोलैबोरेशन से जॉइंट वेंचर है बेसिकली। ठीक है, तो अमेरिका ने घोषणा क्या की है कि ये कोविड-19 का जो प्रसार को से निपटने के लिए भारत को जो सहायता दिए जा रहा है, 5.9 लगभग $6 मिलियन जो दिया जा रहा है, उसके अलावा $3 मिलियन अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जाएगा। तो 6 दिन टोटल हो गए $9 मिलियन। ठीक है, पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख सकते हैं।
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल। तो बेसिकली ये स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, 2020 में भारत में 10 मिलियन गरीबों को सहायता करना है, मुख्य उद्देश्य जो उसका है 2020 तक, ये 20 तक के लिए ही है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों को कुछ, चलिए फिर इसके बाद बताऊंगा कि किसी भी योजना को पढ़ना कैसे है और चूज कैसे करना है, अगर जो इस साल के लिए अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये क्लियर है, $5.9 मिलियन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और 3 मिलियन एक्स्ट्रा है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, उसके लिए फोकस किया जा रहा है ये। और केवल स्वास्थ्य संदेशों को प्रसारित करने के लिए, ठीक है, प्रभावितों की देखभाल करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, और कोई मामला है नया आ जा रहा है तो उसको खोज करने के लिए किया जाएगा। तो बेसिकली ये कोविड-19 के लिए ही है ये, और कुछ नहीं है ये। टोटल जो है लगभग 9 मिलियन डॉलर जो मिल रहा है भारत को अमेरिका के यूएस एड की तरफ से। ठीक है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए वो यही है। अब जैसे फोन पे आ रहा है ना आपको, आप लोग जब एक दूसरे को फोन कर रहे होंगे जियो वगैरह से, तो उसमें कोविड-19 की कहानी सुनाई जाती है, क्या आपको करना है, या दिशा निर्देश दिया जाता है, सलाह दी जाती है। ठीक है, तो वही चीज है कि कैसे कीजिए, कैसे बचा जाए, कैसे ऑब्जर्वेशन के लिए देखिए सेतु ऐप आ गया। ठीक है, कुछ नए मामले की खोज भी कर सकता है और निगरानी भी रख सकता है ये। ठीक है, चलिए चलिए अब इसमें क्या है, 20,000 से अधिक स्वास्थ्य फैसिलिटीज फैसिलिटीज शामिल लाभान्वित होंगी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दूसरा नाम क्या पता है? ये है आयुष्मान। और आप लोगों को जानकारी एक्स्ट्रा दे दूं इसमें कि 5 लाख का तो जो बीमा है, कवरेज जो दिया जा रहा है, मतलब बीमा कवरेज नहीं है, बेसिकली ये इलाज के लिए दिया जाता है, जो बढ़ के 15 लाख तक हो सकता है, वो कोविड-19 को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो काफी बेनिफिट लोगों को मिलने जा रहा है। अब यूएसएड जो है, यूनाइटेड स्टेट फॉर एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, $27 बिलियन से अधिक के बजट के साथ विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसियों में से एक है। ये पूरे विश्व में पैसा बांट रही है, सहायता कर रही है। ये वित्तीय सहायता एजेंसी है बेसिकली। यूएस एड, एड का मतलब ही होता है वो एड देना। ठीक है, तो ये गरीबी राहत, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन प्रदान करता है। गरीबी के लिए, आपदा, तकनीकी सहयोग, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इसके लिए भी ये धन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक देखते हैं। इसमें कोई आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए इस टॉपिक पे। आयुष्मान भारत, हाँ हाँ सुनिए, गुड, वेरी गुड। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान। हम्म, ये क्लियर है, तो आगे बढ़े। बेसिकली इसमें कुछ समझने जैसा बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, करंट अफेयर में योजनाओं को बेसिकली आप फोकस होके पढ़ना है आपको, मुख्य मुख्य योजनाओं को। मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप कैसे निर्धारित कीजिएगा कि कोई योजना पढ़नी है या नहीं, क्योंकि भारत सरकार तो कम से कम 200 योजना एक साल में लेके आएगी, और 200 योजना आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली आप क्या कीजिएगा, गरीब गरीबी पे देख लीजिएगा, वीकर सेक्शन देख लीजिएगा, महिला देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक देख लीजिएगा, किसान देख लीजिएगा, खत्म। अगर ये 5 सेक्शन को आप देख के चल रहे हैं तो आप
मुश्किल से 40 योजना के बारे में आपको पढ़ना होगा, मैक्सिमम 200 में, और ये आपका काम इस 40 योजना से चल जाएगा। आपको काफी जो यूट्यूब वगैरह में जो 10 तरह की योजनाएं डेली चला रहे हैं या काफी लोग जो चलवा रहे हैं, वो काम की नहीं है। उसमें से चूज ही बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी योजनाएं आपको ना याद होने वाली है, ना वो उसकी जरूरत है। ठीक है, यूपीएससी का टारगेट कॉमन मैन है, कॉमन मैन से संबंधित चीजें होंगी। ठीक है, चलिए, किसी का कोई सवाल तो नहीं है इस पे? किसी का कोई सवाल तो बताएं। चलिए, तो किसी का कोई सवाल नहीं है? हम्म? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई नाम, ये बेसिकली यूपी पीसीएस में भी 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि ई नाम है क्या? तो ये ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली। ठीक है, जो राज्यों की मतलब देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये मंडियां आपस में जोड़ दी गई हैं। तो आप कंप्यूटर पर बैठे ही ऑनलाइन होके आप किसी एक मंडी से, दिल्ली से आप यूपी की सब्जी खरीद के मंगवा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही इसका काम है। तो ई नाम ऑनलाइन पोर्टल है जो मंडियों से जुड़ा हुआ है, कृषि मंडी से। ठीक है, तो ई नाम का प्रबंधन जो है, ये छोटे किसानों को कृषि व्यवसायों के कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए गए और अपने माल को बेच लिया गया। दिल्ली में अब कोई केरल का में सपोज नारियल बेचना है उसे अपना दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली का व्यापारी ऑनलाइन ही उसको मंगवा लेगा कि हाँ, इस नारियल का हम सपोज 10,000 रुपए देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं, अब ये माल हमें हम तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो छोटे जो किसान है वो एक क्लस्टर बना लिया और उससे जुड़ गए। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या है, ये 200 मंडियां और जोड़ दी गई हैं। तो टोटल क्या हो गया, अब 450 से अधिक हो चुकी है। तो ये किसान के जो बीच बीच में जो बिचौलिए जो होते हैं बेसिकली, उनसे बचने के लिए है। पारदर्शिता आएगी, चीजें बेहतर होंगी, पैसा किसानों के जेब में ही जाएगा और चीजें सस्ती और जल्दी पहुंचेंगी। ठीक है, इसके भी अनेक लाभ है। तो ये सभी एपीएमसी जो है, कृषि उपज विपणन समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए ये सिंगल विंडो है। ठीक है, मतलब जो कृषि उपज जो भी खरीद फरोख्त होगी, उसके लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। देखिए, सिंगल विंडो के रूप में एकल सेवा प्रदान करता है। ये 1 मई को देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि ये 7 अलग अलग राज्यों में है ये मंडियां, और 200 मंडियों को जोड़ा गया है। जो 200 मंडियां हैं 7 अलग अलग राज्यों में है। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई बीच में है। ठीक है, 7 प्रकार के अलग, 7 प्रकार के, सॉरी, 7 अलग अलग राज्यों में 200 मंडियां हैं। इसको सबको एक जगह मर्ज कर दिया गया, या एक सबको एक दूसरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, इन मंडियों में जो शामिल है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 बार क्यों आ रहा है? एक मध्य प्रदेश होगा, फिर एक एमपी होगा, ये एमपी। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब टोटल कितनी हो गई, 785 हो गई है। देखिए, अब कर्नाटक राज्य की एक मंडी को पहली बार जोड़ा गया इससे। देखिए, कर्नाटक कहाँ चला गया, एकदम साउथ चला गया, जुड़ गया उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश का माल कर्नाटक जा सकता है, कर्नाटक का माल उत्तर प्रदेश जा सकता है। बीच में कोई बिचौलियों की भूमिका नहीं होने वाली। है ना मजेदार बात?
तो ये राष्ट्रीय ई मार्केट सेवा के साथ एकीकृत किया गया इसको, राष्ट्रीय ई मार्केट सेवा के साथ इसको एकीकृत मतलब कि जोड़ दिया गया है। ठीक है, यह भारत में पहली बार है कि जब कृषि वस्तुओं को दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ा गया, एकीकृत किया गया। तो इससे क्या, स्टेट टू, अब यूपी वाला जो स्टेट है, यूपी का स्टेट और कर्नाटका का स्टेट, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। हिमाचल का स्टेट है, ये इससे जुड़ गया, कश्मीर का है, ये जुड़ गया, बिहार का है, ये जुड़ गया। ठीक है, सब यूज हो जाती, कोई माल कहीं भी खरीद के किसी को भी दे सकता है ये। ठीक है, तो इसमें व्यापार करने में आसानी होगी और उसका व्यापार का विकास भी हो पाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है, व्यापार की जानकारी कि भाई कौन सा चीज कहाँ मिल रहा है, क्या है, किस भाव में है। ठीक है, ये सारी चीजें एक जगह पे एक ही सिंगल विंडो से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात कि इतनी दूर बैठे हुए तो पैसा कैसे दिया जाएगा, ये हवाला के जरिए नहीं होगा, ये कैश पेमेंट नहीं होगा, ये कैश लेस होगा, यानी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिएगा। तो पेमेंट आया कि नहीं, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि आपने नहीं दिया, या कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने दे दिया है और आपको मुझे नहीं मिला, ये नहीं कह सकता कोई। ठीक है, दूसरी बात कि उस फसल का पैटर्न को देखते हुए हम ऑर्डर भी कर सकते हैं कि भाई हमें सपोज केरल में काजू ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम अपना कॉन्ट्रैक्ट फर्मिंग भी करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, भाई हमने कह दिया कि आपके मिट्टी में काजू अच्छा हो सकता है या नारियल अच्छा हो सकता है या अमुक फसल अच्छी हो सकती है, तो आप इसका ये कीजिए, हम एडवांस आपको दे दें। ठीक है, तो ये मृदा की परीक्षण भी उससे हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे का चीजें किसान को छटाई और पैकिंग के लिए भी प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करता है, ये सारी चीजें ये नाम का यही कार्य है, छटाई पैकिंग की प्रारंभिक सुविधाएं ये प्रदान करेगा। मृदा परीक्षण की भी बात करता है, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो ये भी आपको लाभ मिलेगा इसका। चलिए, अब आते हैं वन नेशन वन कार्ड। सोनिया का सवाल था इसमें, सर हमें अनाज सेल किया तब देखा था ई नाम से कैसे कांटेक्ट किया हुआ है मंडियों को, बड़ा अच्छा है सर ये। देखिए, तो सबसे ज्यादा फायदा सोनिया को ही मिल रहा है ई नाम का। चलिए, बधाई हो। हम्म, अब आते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें क्या है, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें जोड़ दिए गए। अब जैसे कि होता क्या कि यूपी का राशन कार्ड केवल यूपी में चलेगा, वो महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला, दिल्ली में नहीं चलने वाला। तो अब 1 मई से क्या किया गया है, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है, मामलों का और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, देखिए दो अलग अलग है। उपभोक्ता मंत्रालय अलग है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक तरफ को मंजूरी दे दी कि भैया आप लोग मर्ज कर लीजिए आपस में। तो कौन है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नागर हवेली और दमन दीव और हिमाचल। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली यहाँ एक नहीं, दो मतलब 5 राज्य और 2 केंद्र शासित हो गए यहाँ पे, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, ये क्या है कि भाई पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब कि आप यहाँ अपना राशन कार्ड यहाँ से वहां ले जाइए, वहां से यहाँ ले जाइए, ट्रांसफर हो जाएगा इजीली। और पीडीएस सिस्टम के माध्यम से गरीबों को, जो बीपीएल लाइन के जो नीचे रह रहे हैं, उनको राशन आराम से पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई परिवार बिहार का है और वो महाराष्ट्र में रह रहा है, हालांकि इसमें महाराष्ट्र नहीं जोड़ा गया, पंजाब है, पंजाब में अगर कोई बिहार का मजदूर काम कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, राशन कार्ड है उसका, ठीक है,
तो वो पंजाब से ही अपना राशन उठा सकता है। अब उसको बिहार नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बहुत उपयोगी हो जाएगा। और लगभग 37% जो आबादी जो है प्रवासी मजदूरों की है भारत में। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 37% डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाला कार्यक्रम है। और मैं कहूंगा कि इसका और विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा भी, इसीलिए कहीं ना कहीं तो चलता रहेगा ये पूरे साल। अब इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 660 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। और इस पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। पहले से 12 में एमपी, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा। देखिए, तो पहले 12 थे और 5 हो गए, 17 हो गए। अभी भी 10 राज्य बचे हुए हैं। 10 नहीं, 11 राज्य बचे हुए हैं। 28 राज्य है ना भारत में। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9, जिसमें कि 2 शामिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए। भारत मार्केट, CAIT में, ये CAIT क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। यानी जो व्यापारियों का जो मार्केट ये है, ये भारत मार्केट के नाम से एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया गया है। भारत मार्केट क्या है? ये राष्ट्रीय ई कॉमर्स है, ये मार्केट के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी इसकी बात, मतलब मुख्य बात क्या है इसमें, कि खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी को सुनिश्चित की जाएगी। जो छोटे छोटे, जो बहुत ज्यादा क्लस्टर में बैठे हुए हैं, कहीं कोई रामपुर का चाकू लेके बैठा है, कोई बरेली का केन का सोफा लेके बैठा हुआ है, कोई दरी लेके बैठा हुआ है, कोई कालीन लेके बैठा हुआ है भदोही का। ठीक है, कोई मगही पान लेके बैठा हुआ है, कोई गुड़ लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उन सबको की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इसमें। आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एक तरह का अमेजोन और फ्लिपकार्ट, समझ रहे हैं ना, ये उस तरह का चीज है ये। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आप कुछ भी अपने माल, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो यहाँ भी यही चीज दिया गया है। 95% खुदरा व्यापारियों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और यह पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए हैं? कई उपाय किए हैं। 200 मंडियों को तो ई नाम से जोड़ ही दिया गया है। 785 जो मंडियां संचालित हो ही रही हैं। और बेसिकली क्या है, ये नाम 2016 में लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ। ठीक है, तो ई कॉमर्स की नीति जो है, ये क्या है कि भाई व्यापार संवर्धन, व्यापार को बढ़ाने, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। तो व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ये जो जो प्रोजेक्ट जो है, इसको जारी किया गया है। कि और इस नीति का उद्देश्य क्या है कि डाटा जो है वो गोपनीय रहे, उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों पर भी फोकस करता है। भैया उपभोक्ता अगर को गलत माल दे दिया गया, ठीक है, खराब माल दे दिया गया, ठीक है, बीच में कहीं उसके 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 माल अगर नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, चोरी हो जाए, तो सब सारी चीजों पर भी ध्यान दिया गया है। और इस नीति की सीमा पर डाटा प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। डाटा खूब चोरी हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक डाटा जो आप यहाँ पर डालिएगा, तो वो किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी खासियत ये रहेगी, ये नीति है। चलिए अब आते हैं नाम पे, NAM। ठीक है, ये नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये गुटनिरपेक्ष नीति की बात की जा रही है। तो ये 4 मई को, यानी कल, प्रधानमंत्री ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही
इस शिखर सम्मेलन में देखिए मैंने कहा ना कि जब राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जब सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उनको कहा जाता है शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन मतलब कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अलग अलग मंत्रियों का, कृषि मंत्री, ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं अलग अलग। लेकिन जब राष्ट्र के लिए होगा तो जब राष्ट्राध्यक्ष जो है जब वो बात करेंगे तो शिखर सम्मेलन होगा। ये शिखर सम्मेलन जो है बेसिकली कोविड-19 के लिए, ठीक है, उसकी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की गई। कल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, थोड़ा जानेंगे कि ये नाम है क्या चीज, पहले ये जान लेते हैं। बेसिकली गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जब देखिए भारत जब आजाद हुआ तो पूरा विश्व जो है दो गुटों में बंट चुका था। एक रफली आइडिया दे देता हूँ, दो गुट में बंट चुका था, एक अमेरिका और दूसरा रशिया, ठीक है, और पाकिस्तान अमेरिका से जा मिला था, टीटो चिंटो पैक्ट के, तो बगदाद पैक्ट वगैरह कर रखा था, ठीक है। पर भारत ने कहा कि भाई अब इसके पास तो कोई विकल्प था नहीं, फिर भी उसने क्या किया, 1961 में बेलग्रेड में नॉन अलिगेंट मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी गुट में हम नहीं शामिल होंगे, हम गुटबाजी में शामिल नहीं होने वाले, ठीक है। तो उसमें 3 लोग शामिल थे बेसिकली, जवाहरलाल नेहरू भारत के, यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, ब्रोज टीटो, ठीक है। तो और शीत युद्ध, उस वक्त का दौर क्या था, 1947 में भारत आजाद होता है और शीत युद्ध का दौर शुरू हो जा रहा है विश्व इतिहास में, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में शामिल ना होके अपने आप को अकेला बनाए रखना था। हालांकि भारत का झुकाव जो है वो सोवियत रशिया से माना गया, क्योंकि 70% जो भी शामिल नहीं होने के बावजूद भी हम उसी से, वो हमारा करीबी मित्र रहा, और यही रीजन है कि अमेरिका हमसे बहुत दूर होता चला गया। अभी इसके इस आंदोलन के जो सदस्य हैं वो 120 सदस्य हैं और 17 ऑब्जर्वर है, 120 सदस्य हो चुके हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। इसका ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत क्या है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 सिद्धांत है, परस्पर सम्मान करना एक दूसरे का, एक देश का दूसरे देश के साथ परस्पर सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करना है, समानता और पारस्परिक लाभ, ठीक है, घरेलू मामले में मतलब उनके इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब कि शांतिपूर्ण रह के को एग्जिस्टेंस बना के रखना, पड़ोसी है तो पड़ोसी की तरह रहना, जानवरों की तरह लड़ना नहीं, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेट भारत के दो परम मित्र हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, उनकी जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है कि वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन हो गए शायद आई थिंक, तो एक कर्नल रैंक के एक अधिकारी मारे गए हैं एनकाउंटर में। चलिए, हाँ, अब आप लोग बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। किसी का कोई सवाल? ये घुटने पे का जो था, मोदी जी ने किया था, वेबिनार के थ्रू ही ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल तो बताएं। आप लोग एक चीज लिख लीजिए, एक बार पहले कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं या सो गए हैं। यस या नो का कोई कमेंट तो कर दीजिए, अगर मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक पहुंच रही है तो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट कीजिए जरा सा।
शशांक, सोनिया, रतन, पूजा, डिम्पल, कुलदीप। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? ओके, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ, तो एक आप लोग फिर से लिख लीजिए। एक चीज लिखवा देता हूँ आप लोगों को। अ, आप लोग योजना, कोई भी योजना पढ़ेंगे, आप लोग क्रॉनिकल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं ऑनलाइन भेज देता हूँ, ठीक है। क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। एक मैगजीन, बस एक ही मैगजीन, ज्यादा नहीं। फिर क्रॉनिकल ले लीजिए। और उसमें योजनाओं को सेलेक्ट कैसे करेंगे, मैं ये बता दे रहा हूँ। महिला या बच्चों से संबंधित हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अल्पसंख्यकों से संबंधित हो, यानी माइनॉरिटीज से संबंधित। तीसरा, महिला बच्चे हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, किसान, स्वास्थ्य, गरीबी, ठीक है। और इससे लगभग आपको लगभग लगभग क्वेश्चन हो आपके पकड़ में आ जाएंगे। लगभग मतलब कि 10 में 8 या 9 पकड़ में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको क्रॉनिकल ऑनलाइन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए। और एक काम, अच्छा, इसमें भी आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो बताता हूँ। किसी भी योजना में 3-4 पॉइंट ही पढ़ने होते हैं बेसिकली। वो योजना जो है, जैसे आयुष्मान योजना को ले लें, तो आयुष्मान योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गई। इस इस योजना को कब लागू किया गया है और किस मंत्रालय ने लागू किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी योजना अमुक मंत्रालय द्वारा ही लागू किया जाएगा, तो उसको याद रखिएगा, कब की गई थी और किस मंत्रालय द्वारा की गई। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या थे। कोई भी योजना का ऑब्जेक्टिव जरूर याद देखिएगा, यूपीएससी हमेशा फोकस रखता है ऑब्जेक्टिव पर। उसके बेनिफिशियर, जो जो बेनिफिट जिनको मिलना है, उस पर टारगेट करता है वो, लक्षित, ठीक है। तो बेनिफिशियरी की भी बात कर ली हमने। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट हो गए। अच्छा, और अगर उसने कुछ अचीवमेंट कर रखा है तो वो खत्म। ये मैंने, पूजा, जहां तक मुझे ध्यान है कि मैंने क्लास में करवा दिया था ये। पूजा, अगर आपको कॉपी वगैरह में मिल जाए या डिम्पल को, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। हाँ, कितने सक्सेस हुआ है, हाँ। हाँ रतन, तो ये चीज आप जरा सा एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, अगर मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ तो, ठीक है। तो अभी मैं कुछ देर में आप लोगों को शेयर कर दूंगा इसको। या कुछ देर में क्या, मैं देखता हूँ, मेरे पास होना तो चाहिए। आप लोगों को अखबार तो मिल ही जा रहा होगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने वो लिख दिया है आंसर, ये बताइए। जिसे मैंने शेयर कर दिया है, किसने आंसर लिख लिया है? भेज दिया मैंने, ठीक है। मई का अंक भेज दिया है। तो कम से कम आप लोग बैठ के पढ़िए। बहुत ज्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। 4-5 घंटे भी पढ़ाई हो जा रही है तो ठीक है, अच्छा है। लॉकडाउन में इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी खुद नहीं हो रही है। लेकिन आप अपने शेड्यूल को बनाए रखिएगा।
नहीं लिखा है सर जी। अच्छा ठीक है, तो कल, आज का तो टाइम है, आज किसी भी एक आंसर को लिख दीजिएगा। मैंने ग्रुप में ऐसे शेयर कर, रतन ने शेयर किया था शायद, या कुलदीप ने किया था, मैंने देखा था उसे। तो आप लोग उसका कोई एक आंसर लिखने से क्या होगा कि आपको ये लाभ मिलेगा कि उसमें लिखना क्या है, और शब्दों की सटीकता और उसकी प्रभावकारिता कितनी है, इसकी जांच हो जाएगी फिर। ठीक है। अच्छा, और आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए। किसी का और कोई सवाल? ग्रुप में आप लोग चेक कर लीजिए, एक बार मिल गया होगा आप लोगों को, मैंने शेयर कर दिया है क्रॉनिकल। ठीक है। ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ट कमरे पे थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए। जब ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो ये बिल्कुल हम ले लेंगे। टेस्ट तो बाकायदा ऑफलाइन क्लासेस में होती थी फ्राइडे को, क्योंकि आप नहीं है, आपको अभी नहीं पता है। पुराने बच्चे टेस्ट देते थे। रतन, याद है टेस्ट वगैरह देते थे आप? पूजा, डिम्पल, शशांक भी देते थे इसमें। हम्म। रतन ने भी। अच्छा चलिए, कोई नहीं, टेस्ट ले लेंगे। और कोई समस्या है तो बताइए। टेस्ट के बिना अपना लेवल का पता नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, लेवल आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। आप कंटिन्यू लिख के दिखाते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये मंथली मैगजीन है, मई महीने की, मई मंथ का है ये। अगर और भी चाहिए होगा तो फिर आप बोल दीजिएगा, मैं देख लूंगा। लिखना नहीं आ पा रहा है, कोई इशू नहीं है रतन जी, मैं बैठा हूँ। उसके लिए मैं बैठा हूँ, वो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए आप। बस आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कीजिएगा तो लिखना आ जाएगा। जब मुझे लिखना आ गया तो आपको कैसे नहीं आएगा? मुझसे तो बेटर ही हो आप लोग। चलिए, तो और किसी का कोई सवाल? एक बार कमेंट तो कर दीजिए भाई। किसी का और कोई सवाल है तो फिर क्लास उसको फिर ये करें। हम्म। चलिए फिर कल मिलते हैं फिर। ठीक है। ओके सोनिया, थैंक्स। वेलकम। चलिए फिर मिलते हैं कल।